नमस्कार दोस्तों, गोरखपुर जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पीसीएस 2021 के संदर्भ में जो एमसीक्यू आधारित कक्षाएं चल रही हैं, उसी के क्रम में आज हमारी तीसरी कक्षा होगी, जिसका टॉपिक होगा संविधान की प्रस्तावना। अभी सबसे पहले हम लोग राज्य व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो राज्य व्यवस्था में हमारा यह तीसरा वीडियो यानी तीसरा टॉपिक होगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना जो है वो पीटी या मेंस दोनों की पर्पज से हमें लगता है कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमेशा यूपीएससी से लेकर पीसीएस और स्टेट एग्ज़ाम के जो भी वनडे एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, एसएससी वगैरह, हर जगह प्रस्तावना से कुछ न कुछ प्रश्न जो है हर वक्त उठते ही रहते हैं। कोई किसी भी ईयर का प्रश्न उठाएंगे तो यहाँ से आपको कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। नहीं पीटी में मिलेगा, मेंस में मिल जाएगा, नहीं मेंस में मिलेगा, पीटी में मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। और यहाँ पे पर्याप्त संभावनाएं बनी रहती हैं कि यहाँ से एक आध प्रश्न आ ही जाए। तो सबसे पहले जो है प्रस्तावना को पूरी तरीके से अच्छे से याद रखना ही हमारी समझ से सबसे अच्छा विकल्प है कि हम लोग प्रस्तावना को पूरी तरह से अच्छे से याद रख लें और प्रस्तावना के अंदर जो एक एक कीवर्ड लिखे गए हैं उनके अर्थ को समझ लें कि आखिर इसका मतलब क्या है। तभी हम लोग जो है प्रश्नों को सॉल्व करने की पोजीशन में होते हैं। तो संविधान की जो प्रस्तावना है एक बार जो है संविधान की प्रस्तावना को जो पूरी प्रस्तावना है उसको एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, शुरुआत जो होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी संविधान जो लिखा गया है उसका स्रोत कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत का भूभाग है उसके अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक जो है संविधान का स्रोत है। तो संविधान को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से, यानी हम भारत के लोग से। तो आगे क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। यह जो है प्रस्तावना का पहला हिस्सा है, जिसमें क्या लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम भारत को क्या करने वाले हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं, समाजवादी राज्य स्थापित करना चाहते हैं जो पंथ निरपेक्ष होगा और लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। इन सभी शब्दों के अपने अपने मायने हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है कि वह राज्य जिसके ऊपर कोई बाहरी दबाव ना हो, जो अपने आंतरिक या बाह्य संबंध जो है भारत का अंदर का जो माहौल, आंतरिक संबंध जो होगा, आंतरिक फैसले जो होंगे, आंतरिक चीज़ें होंगी कि भारत के नागरिक को क्या अधिकार मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, कौन सा स्टेट कहाँ, किस स्टेट का क्या एरिया होगा, कौन सी जगह किस स्टेट में होगी, यह आंतरिक फैसले हैं
कि हमें अगर कहना है, जैसे अभी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण स्टेट से अलग करके 2 केंद्र शासित राज्यों में बदल दिया गया, जहां जम्मू कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख जो है एक अलग केंद्र शासित राज्य बन गया, यूटी बन गया। तो ये हमारे क्या हैं, ये आंतरिक मामले हैं। और आंतरिक मामलों के साथ साथ बाह्य मामले, हमारा किसी देश के साथ कैसा संबंध होगा, हमारा संबंध अमेरिका से कैसा होगा, हमारा संबंध चीन से कैसा होगा, हमारा संबंध रसिया से कैसा होगा, हमारा संबंध यूएसए, यूएई और सऊदी अरबिया से कैसा होगा, ईरान से कैसा होगा, इन दोनों के बीच में हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा बाहरी मामला हो गया। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से मतलब यह है कि भारत जो है, भारत जो अपने स्टेट है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। उसके भारत के जो आंतरिक और बाह्य मामले हैं वह स्वयं के निर्णय से लिए गए हैं, उस पर किसी भी तरह का बाहरी दबाव नहीं है। कोई बाहर बैठकर, किसी और देश में बैठकर भारत के निर्णय को संचालित नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता, उस पर दबाव नहीं बना सकता। तो भारत के जो निर्णय हैं वह हमारे अपने निर्णय होंगे, चाहे वह आंतरिक हों या बाह्य हों। हम अपने सूझबूझ से अपना फ़ायदा, अपना नुकसान सब कुछ देखते हुए नाप तौल कर किसी के साथ कितना संबंध बनाना है, कितनी गहराई तक बनाना है और किस समय तक बनाना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो इस एक शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से यह चीज़ समझ में आती है कि भारत का जो भी आंतरिक या बाह्य निर्णय है वह स्वयं का निर्णय है, उस पर किसी और का प्रभाव नहीं है। समाजवादी, समाजवादी शब्द क्या बताता है? समाजवादी शब्द से मतलब यह है, समाजवाद जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है वह वही है कि किसी भी एक संस्था या किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह को सब कुछ एकदम से, सारी संपत्ति, सारे अधिकार उनको दे दिया जाए, यह संभव नहीं है। सब समाज में जो निचला तबका है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो नीचे काम करने वाले डेली वर्कर जो हैं, उन सब का ध्यान रखा जाएगा। और मिनिमम सुविधाएं, समाजवाद से मतलब क्या है कि जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए या जीवन स्तर को जीने लायक बनाने के लिए जो मिनिमम सुविधाएं हैं, मिनिमम सुविधाएं से मतलब यह है कि जो बेसिक शिक्षा है, बेसिक स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें जो है ये सरकार की जिम्मेदारी होगी कि सभी लोगों तक वह चीज़ पहुंच पाए। सरकार सभी लोगों को 5 स्टार होटल बनाकर नहीं दे सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से कुछ छोटे मकान, उनमें सरकार हेल्प कर सकती है। सरकार उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपको ईंधन दे सकती है। सरकार आपको जो है सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली का कनेक्शन लगवा सकती है फ्री में। सरकार आपको जो है स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकती है। जो सरकारी अस्पताल खुले हुए हैं वहाँ पर आप बिल्कुल कम पैसे में, मिनिमम चार्जेज में आप जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक जो सरकार ने खोले हैं उसमें वो कम पैसे में या कम से कम कीमत पर आपको शिक्षा प्रवाहित करेगी। तो सरकार का जो नेचर होगा वो क्या होगा, समाजवादी टाइप का होगा। समाजवाद से मतलब यही है कि सभी, चाहे वह ऊंचा वर्ग हो, ऊंचा वर्ग अपने आप में सक्षम होता है, जो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेता है, लेकिन अगर स्टेट समाजवादी है तो वह निचले वर्ग की भी उतनी ही चिंता करता है जितनी चिंता वह ऊंचे स्तर के लोगों की करता है। पंथ निरपेक्षता जो है वह समाजवादी शासन व्यवस्था का ही एक अंग है। पंथ निरपेक्ष होने का मतलब यह है कि हम किसी धर्म के, राज्य का कोई अपना स्टेट नहीं होगा, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई अपना धार्मिक भावना नहीं होगी। या अर्थात जैसे जो पश्चिम के देश हैं और जो हमारे भारत की पंथ निरपेक्षता की परिभाषा है, पंथ निरपेक्षता दोनों अलग अलग संदर्भ में लिए जाते हैं। पश्चिम में पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य बिल्कुल भी धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग नहीं देगा। पश्चिम में जब धर्म निरपेक्षता की बात होती है तो वहाँ पर राज्य पर यह रूल लागू होता है। राज्य का मतलब है कि किसी एक देश पर यह रूल लागू होता है कि वह बिल्कुल भी किसी भी धार्मिक मामले में अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी भी एक धर्म को या किसी अन्य धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन भारत में जब यही पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट आता है तो भारत में कहा गया है कि भारत अपनी
भारत की जो सरकार है, भारत का जो शासन व्यवस्था है, वह क्या करेगा कि सभी धर्मों के साथ समान भाव रखेगा। तो हमारे वहाँ जो पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है वह पश्चिम से थोड़ा सा अलग हटकर है। हमारे वहाँ पंथ निरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि हम धर्म से बिल्कुल अलग हटे हुए हैं। हमारे वहाँ पंथ निरपेक्षता का मतलब यह है कि हम सभी धर्मों को समान रूप से सपोर्ट करेंगे। हम हज की सब्सिडी भी देंगे। हम तीर्थयात्रियों को, जो अन्य तीर्थयात्री जाते हैं अलग अलग जगहों पर, उनको भी सब्सिडी देंगे। हम चीन से बात करके मानसरोवर यात्रा के लिए जगह भी बनवाएंगे। तो ये सारे काम हम करेंगे। हम कुंभ मेले का आयोजन भी करवाएंगे। तो सभी धर्मों को समान रूप से वैल्यू देना, यह क्या है? पंथ निरपेक्षता। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। यही पंथ निरपेक्षता जब पश्चिम के देशों में, पश्चिम से देश के मतलब ये होगा कि यूरोप और अमेरिका के संदर्भ में जब देखा जाता है, तो वहाँ पर यह है कि स्टेट जो है, स्टेट यानी राज्य जो सत्ता है, वह धर्म से बिल्कुल अलग हट जाती है। वहाँ धर्म को बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं किया जाता है। धर्म जो है लोगों का व्यक्तिगत मामला है, उसमें स्टेट का हस्तक्षेप नहीं होगा। यह पश्चिम का कॉन्सेप्ट है। लेकिन भारत का कॉन्सेप्ट यही है कि हम सभी धर्मों को समान रूप से सहयोग करेंगे। जिसकी जितनी क्षमता होगी वह उतना सपोर्ट करेगा। तो यह हमारे भारत की व्यवस्था है। लोकतंत्रात्मक से मतलब समझते ही हैं कि सरकार जो है वह चुनी हुई होगी, न कि किसी के गठन या किसी की इच्छा से बनी हुई। लोकतंत्रात्मक से मतलब यह है कि सरकार जो है वह चुनी हुई होगी। और गणराज्य शब्द का मतलब है कि राज्य यानी स्टेट यानी एक देश, उसका जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होगा, उसका जो सबसे बड़ा पद होगा, जो सबसे प्रमुख नागरिक होगा, अर्थात कौन? अर्थात राष्ट्रपति। वह आम लोगों के द्वारा चुन कर आएगा, ना कि किसी एक वंश परंपरा से आगे बढ़ता हुआ कोई व्यक्ति हो। आम लोगों के द्वारा चुना जाएगा और हर व्यक्ति, हर नागरिक उस पद तक पहुंचने के लिए अप्लाई कर सकता है। सॉरी। तो गणराज्य से मतलब यह है कि देश के सभी नागरिकों को यह अधिकार होगा कि वह देश के सर्वोच्च पद के लिए अपने आप को एलिजिबल हों और उसके लिए अप्लाई कर सकें। तो यह सभी के लिए विकल्प खुला होगा। ऐसा कहीं नहीं होगा कि किसी की इच्छा से ही कोई राष्ट्रपति बन जाए। तो राष्ट्रपति किसी भी धर्म से, किसी भी समुदाय से, किसी भी क्षेत्र से आकर राष्ट्रपति बन सकता है, अगर वह भारत का नागरिक है। तो ये जो 4-5 शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए, तो इनका इतना डिटेल में मतलब होता है। यह केवल शब्द नहीं है, इनके अर्थ भी समझने चाहिए और इनको अच्छे से याद भी रखना है। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए तथा, यहीं से आगे लिखते हैं, तथा उसके नागरिकों को, यहाँ से दूसरा भाग शुरू हो जाता है, तो दूसरे तथा उसके नागरिकों को किसके नागरिकों को? भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने तरह के न्याय की बात की गई है? 3 तरह के न्याय की बात की गई है कि उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद फिर क्या कहा गया है? न्याय के बाद फिर स्वतंत्रता की बात आएगी कि उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विश्वास, पहले विचार, अभिव्यक्ति,
विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो यह 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो पूरा एक बार पूरी भाषा को समझेंगे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और फिर तीसरा बात क्या आएगा? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। यहाँ तक पूरा नोट करेंगे कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। तो यह संविधान की प्रस्तावना आप देख रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए क्या होगा? संविधान सभा क्या करती है? यहाँ से संविधान सभा
आज दिनांक कॉमन डेट है, इसको याद रखेंगे। नाइनटीन 49। इस डेट को हमेशा याद रखेंगे। इस डेट को पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया जा चुका है कि इम्पॉर्टेंट डेट है। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित क्या किया गया? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इन 3 शब्दों को भी याद रखेंगे। तो यह ओवरऑल भारत के संविधान की प्रस्तावना है। इसमें क्या कहा गया? हम भारत के लोग। अब एक बार ज़रा इसकी भाषा को समझते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना जो है संविधान की भूमिका है। प्रस्तावना से यह पता चलता है कि आगे संविधान में किस तरफ, किस दिशा में भारत का भविष्य, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक भविष्य जो है किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है। तो अभी हमने बताया कि हम भारत के लोग कौन हैं? यानी भारत की भूभाग पर रहने वाले जो नागरिक हैं, जो पीपल हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने भारत के संविधान की रचना की है। किसने किया है? भारत के संविधान या उद्देशिका की रचना किसने की है? हमने की है। हमने किसने? भारत के नागरिकों ने। यह किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा नहीं बनाई गई है, भारत के नागरिकों द्वारा बनाई गई है। तो भारत के संविधान का स्रोत कौन हुआ? यहाँ से अगर एक लाइन में लिखें, यहाँ से संविधान का स्रोत। तो संविधान का स्रोत कौन हुआ? भारत के नागरिक। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि संविधान का स्रोत कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम, भारत के जो नागरिक हैं वही संविधान के स्रोत हैं। संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? भारत के नागरिकों से। और उसके बाद भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो यह चीज़ें हमने आपको समझा दी कि जब भारत जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था, यानी ब्रिटिश रूल जो है भारत पर कायम था, तो भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था, क्योंकि वह अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं नहीं ले सकता था, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी, ब्रिटिश संसद तय करती थी कि भारत के संबंध किसके साथ कैसे होंगे। इसका उदाहरण आप लोगों ने इतिहास में समझा होगा। जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल से जानेंगे कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध में या प्रथम विश्व युद्ध में भारत के जो आम नागरिक हैं उसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश संसद के दबाव में भारत को जो है विश्व युद्धों में ढकेल दिया गया, क्योंकि उस समय हमारे निर्णय हमारे अपने नहीं होते थे, बल्कि ब्रिटिश संसद के निर्णय हम पर लागू होते थे। तो इसीलिए हमने जो है, जब भारत को आज़ाद होने की बात आई और भारत का संविधान बन रहा था, तो हम लोगों ने संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में ही यह चीज़ डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग क्या होंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होंगे, हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी भी नहीं था, पंथ निरपेक्षता वाली भी भावना नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर जो है इंग्लैंड में खास धर्म को अधिक महत्व दिया जा रहा था। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र तो हम थे ही नहीं, और गणराज्य भी नहीं थे, क्योंकि इंग्लैंड में आज तक गणराज्य नहीं है। गणराज्य का मतलब यह है कि उस स्टेट का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है, जो सबसे ऊंचा पद है, वह सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हो। लेकिन इंग्लैंड में क्या है? जो महारानी है वह क्या है? वंशानुगत व्यवस्था है। वहाँ पर इंग्लैंड के आम नागरिक उस महारानी के ताज पर या उस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं। उसी वंश परंपरा में आने वाले जो प्रिंस हैं और उनके बाद जो खानदान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वंशावलियाँ बढ़ रही हैं,
तो वही लोग उस पद पर बैठ सकते हैं, आम नागरिक नहीं बैठ सकता है। लेकिन भारत क्या है, भारत एक गणराज्य है, हर नागरिक जो है वह अपने को एलिजिबल बताकर राष्ट्रपति बन सकता है। बनने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब यहाँ पर 3 तरह के न्याय की बात की गई है। तो यह क्या है, यह हमारे राष्ट्र का स्वरूप है। अगर संविधान के स्वरूप की बात की जाए, संविधान का स्वरूप क्या होगा, यही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो यह क्या हो गया, संविधान का स्वरूप। अब उसके नागरिकों को क्या अधिकार दिए गए हैं, उसके नागरिकों को जो किस तरह के न्याय की बात की गई है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। किसके लिए, नागरिकों के लिए। कौन कौन से न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से मतलब यह है कि जो सोशल स्ट्रक्चर है भारत का, वह कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कहीं जमींदारी प्रथा चल रही है, कुछ जमींदार हैं, नीचे जो है एक वर्ग है जिसके पास बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं हैं, और एक वर्ग ऊपर है जो अत्यधिक सुविधाओं के साथ जीवन जी रहा है। अरे यार सॉरी, बीच में डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा सा जनरेशन गैप वाला मामला है। पिताजी को लगता है कि हम कमरे में ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हैं, तो हमने 1-2 बार इशारा किया लेकिन शायद वो समझ नहीं पाए, तो बीच में डिस्टर्ब हो गया। तो फिलहाल हम लोग जहाँ पर थे वहीं से शुरू करते हैं कि संविधान का स्वरूप। तो संविधान का स्वरूप क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यह जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये क्या है, संविधान का स्वरूप है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये क्या है, संविधान का स्वरूप है। और संविधान का स्रोत क्या है, भारत के नागरिक, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये जो न्याय की बात की गई है कि उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो न्याय की जो बात की गई है वो 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहाँ पर क्रम का भी बड़ा महत्व है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो क्रम होता है, यानी कौन सी चीज़ पहले लिखी गई है, सामाजिक, आर्थिक, फिर राजनीतिक न्याय की बात की गई। तो क्रम का भी बड़ा महत्व है कि प्रस्तावना में कौन सी चीज़ पहले रखी गई और कौन सी चीज़ बाद में रखी गई। तो देखिए कि क्या समाज में न्याय उपस्थित है। सामाजिक न्याय से मतलब क्या है, क्या हर वर्ग को, हर व्यक्ति को समान अधिकार है, तो बिल्कुल है। कानूनी अधिकार की अगर बात की जाए, यानी राजनीतिक न्याय की बात की जाए, तो कानूनी रूप से तो सबको समान अधिकार दे दिया गया है। लेकिन जब समाज के स्तर पे बात किया जाता है, तो क्या प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है, क्या गांव की पृष्ठभूमि में अगर आप कोई रहा हो, जानता हो, समझता हो, तो एक बार जाकर देखिए, समझिए कि क्या एक
शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति एक ब्राह्मण परिवार में आकर बैठ सकता है, बराबर के चेयर पे बैठ सकता है। गांव में अक्सर देखा गया है कि जो निचले वर्ग के लोग हैं वो जब घरों में आते हैं तो अपनी चप्पलें, अपने स्लीपर, अपने जूते, अपने वो सारी चीज़ें बाहर उतार कर तब जो है उच्च वर्ग के घर के द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सामाजिक अन्याय की बात है, क्योंकि एक वर्ग को विशेष दर्जा दे दिया गया है समाज में और दूसरे वर्ग को निम्न वर्ग मान लिया गया है बाय बर्थ, न कि उसके कर्म से। यानी अगर निम्न वर्ग का व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अच्छे पद पर पहुंच गया है, तब भी उससे जो है उस तरह का व्यवहार किया जाता है। बहुत से आईएएस और बहुत से पीसीएस उच्च वर्ग के अधिकारियों में भी यह भेदभाव की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि उनको भी जो है गांव में उस तरह से ट्रीट किया जाता है कि यह तो निचले कास्ट के व्यक्ति हैं। तो समाज में न्याय उपलब्ध नहीं है। तो यह क्या हुआ, यह उद्देश्य रखा गया। न्याय क्या है, न्याय जो है उद्देश्य है। यहाँ एक हेडिंग डाल लीजिए कि उद्देश्य। संविधान का जो उद्देश्य है उसमें न्याय, कौन कौन सा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय पाना भी जो है संविधान का उद्देश्य है। इसीलिए संविधान में आगे चलकर समान नागरिक संहिता की बात की गई है कि सबको जो है समान नियम कानूनों से संचालित किया जाए, किसी वर्ग विशेष को विशेष छूट न दिया जाए। तो पुरुषों को भी समान अधिकार हों, महिलाओं को भी समान अधिकार हों, उच्च वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको भी अधिकार हों, तो निचले वर्ग के जो व्यक्ति हों उनको भी समान अधिकार होगा। संविधान जो है सभी के लिए बराबर है और सबको समान नज़रों से देखना चाहता है, ये चीज़ है। तो सामाजिक न्याय पहले लिखा गया। उसके बाद फिर क्या है, आर्थिक न्याय। जो भारत के संसाधन हैं, भारत की जो संसाधन है, भारत की जो वेल्थ है, चाहे वो चल हो, अचल हो, भूमि हो, और जैसे अगर जमींदारी प्रथा की बात की जाए तो ज़मीन पर जो अधिकार रहा है अभी तक, एक ट्रेंड देखा गया है कि जो उच्च वर्ग या उच्च जाति के जो लोग हैं उन्हीं के पास ज़मीन अधिक है, क्योंकि वह उस जमींदारी प्रथा से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो निचले वर्ग के लोग हैं उनके पास ज़मीन कम है, क्योंकि उनको जो है ज़मीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया। बल्कि अगर ज़मीन पर कार्य करने की बात देखी जाए तो कार्य वह निचला वर्ग ही करता रहा है, आज से नहीं, सदियों से जो निचला वर्ग है, जिसका जो उस ज़मीन का मालिक नहीं है, वही जो है उस ज़मीन पर कार्य करता आया है। परंतु मालिकाना हक किसका रहा है, उच्च वर्ग के या उच्च जातियों के लोगों का। तो इसलिए आर्थिक न्याय की बात की गई कि जो एक देश है उसके जो संसाधन हैं, चाहे वो रेवेन्यू से आ रहा हो, चाहे भूमि संसाधन हो, और चाहे जो मिनरल्स मिल रहे हैं, कोयला खदान से लोहा लक्कड़ जो भी चीज़ें मिल रही हैं, चाहे वो लोहा हो, कोयला हो, या कहीं से सोने की खान मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, जो भी भारत के संसाधन हैं उस पर सभी नागरिकों का बराबर अधिकार हो। सभी नागरिकों का बराबर अधिकार से मतलब ये है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जिसको जैसी ज़रूरत हो उसको उस तरह से सुविधाएं पहुँचें। और सुविधाएं कैसे पहुँचेंगी, जैसे सरकार जब कोई चीज़ स्कीम लाती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, शहरी है, ग्रामीण है, तो क्या वह सबके लिए है, नहीं है। जो वर्ग निचला है, गरीब है, जिनके पास आवास नहीं है, तो वो एक क्राइटेरिया डिसाइड कर देती है, तो सरकार उनको मदद करेगी, उनको जीवन स्तर ऊंचा उठाएगी। तो ये क्या हो गया, आर्थिक न्याय, कि जिस व्यक्ति के पास चीज़ें नहीं हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर एक परिवार है, तो अगर न्याय क्या होता है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जाए। अगर एक के पास बहुत ज़्यादा है, एक के पास कुछ भी नहीं है, तो वहाँ क्या होगा, वह अन्याय हो जाएगा। जिसके पास कुछ नहीं है वह जो है उस दूसरे वाले व्यक्ति के नीचे हमेशा दबकर रहता रहेगा, वह सारा जीवन उसी दबाव में बिता देगा। परंतु अगर एक के पास बहुत कुछ है तो उससे कोई समस्या नहीं है, बहुत कुछ है रहने दीजिए। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उसको मूलभूत चीज़ें तो सरकार उपलब्ध करा ही सकती है। साफ़ पानी दे दे, साफ़ हवा की व्यवस्था करे। दिल्ली में देखिए प्रदूषण का क्या हाल है। पानी मिल गया, आवास मिल गया, भोजन मिल गया, शिक्षा मिल गई, स्वास्थ्य की जो है सुविधाएं मिल गई। यह जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इसकी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी।
और यह जब व्यवस्था हर नागरिक को मिलने लगेगा, निचले तबके के हर नागरिक को मिलने लगेगा, तभी जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय दोनों सुनिश्चित होंगे। राजनीतिक न्याय से मतलब यह है कि हर राजनीतिक न्याय अगर कहा जाए तो संविधान लागू होने के बाद राजनीतिक न्याय हो चुका था, क्योंकि हर व्यक्ति के वोट का वैल्यू बराबर है, चाहे वो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी वोट डाल रहे हों, अडानी में वोट डाल रहे हों, या सड़क पर घूमने वाला आम नागरिक हम और आप जैसे वोट डाल रहे हों, सबके वोट की वैल्यू क्या है, बराबर है। सभी लोग एक उम्र के बाद, एक एलिजिबिलिटी के बाद जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं, सबको अधिकार है, सब लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो राजनीतिक न्याय, जहाँ तक राजनीतिक न्याय की बात है, तो यह तो संविधान के लागू होते ही राजनीतिक न्याय जो है वह उपलब्ध हो गया था। उसी का परिणाम, इसी राजनीतिक न्याय का परिणाम है कि आज देखिए छोटी छोटी पार्टियां, छोटे वर्ग के लोगों की पार्टियां जो है वह अधिक उत्साहित रहती हैं, अधिक उत्साह के साथ इलेक्शन में भागीदारी करती हैं। बल्कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वह इलेक्शन में उतने उत्साहित नहीं रहते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं। उनके सरकार की पॉलिसी से बहुत ज़्यादा फ़र्क उनके ऊपर नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन सरकार की जो वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं उसका सबसे ज़्यादा लाभ जो है वह निचले वर्ग को अथवा मध्यम वर्ग को अधिक मिलता है। तो यह 3 तरह के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। किसके लिए? नागरिकों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए। न्याय के साथ साथ क्या उद्देश्य है? स्वतंत्रता। न्याय के साथ साथ स्वतंत्रता भी एक उद्देश्य है। तो स्वतंत्रता में क्या कहा गया है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 तरह के स्वतंत्रता की बात की गई है। इसका नंबर भी याद रखेंगे। हमें याद आ रहा है एक बार पीसीएस एग्जाम में नंबर पूछ लिया था, मतलब पूछना नहीं चाहिए, बड़ा अजीब सी बात है। नंबर मतलब मिलान करने को आ गया था कि न्याय जो है कितने न्याय हैं, तो 3 भी ऑप्शन में है, 4 भी है, 5 भी है, तो न्याय वाला 3 की तरफ ले जाइए और स्वतंत्रता वाला 5 की तरफ ले जाइए, ऐसे एरो से मिलान करने के क्वेश्चन आ गए थे। तो मतलब आना नहीं चाहिए था, लेकिन आ गया था। वही है कि पीसीएस में तथ्य जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो कुछ भी पूछ ले, अगर हमें ये प्रस्तावना याद है तो हमें पता है कि कितने तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। जैसे ही तीनों देखा, 3 नंबर पता चला, 3 को मिला दिया, विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो घुमा फिरा कर पूछते हैं, लेकिन चीज़ वही है कि हमें यह प्रस्तावना याद होनी चाहिए। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि संविधान निर्माताओं ने पहले ही यह तय कर दिया कि व्यक्ति के विचार जो है स्वतंत्र हैं। जो भी नागरिक हैं वह उन विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है। जैसे जब भी स्वतंत्रता की बात आती है तो क्या है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो भारत के नागरिकों को वह अधिकार दिया जाए, वही हमारे क्या है, मौलिक अधिकारों के रूप में हमें देखने को मिलता है कि कैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। और अभिव्यक्ति कैसे होगी? जब अंदर विचार स्वतंत्र होंगे, जब हम स्वतंत्र रूप से खुलकर सोच सकेंगे कि अच्छा हाँ, किसी चीज़ के 10 पॉइंट अच्छे हैं तो यार ये 3 पॉइंट कुछ गड़बड़ भी दिख रहे हैं या डाउटफुल भी दिख रहे हैं, तो ये क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उदाहरण के रूप में आज अभी किसान बिल जो पास हुए हैं, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार उसके मेरिट्स गिना रही है, उसकी उपलब्धियां गिना रही है कि भविष्य में ये चीज़ें, सुविधाएं होने वाली हैं। लेकिन किसानों के मन में कुछ डाउट है, ख़ासतौर पे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनके मन में कुछ चीज़ों को लेकर डाउट है। तो उस चीज़ों को लेकर क्या है, उनके मन में विचार आ रहे हैं, उन विचारों की अभिव्यक्ति हो रही है। अभिव्यक्ति मतलब बोल भी रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अपने विचारों को बाहर भी प्रकट कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है विश्वास, धर्म और उपासना, ये पूर्णतः धार्मिक चीज़ें हैं। तो भारत तो पहले से ही क्या है, पंथ निरपेक्ष, यानी सभी धर्मों को समान रूप से सपोर्ट करने की बात कही गई है भारत के संदर्भ में। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ में आप विश्वास रखिए, धर्म में विश्वास रखिए, किसी भी धर्म में विश्वास रखिए, बिल्कुल स्वतंत्रता है। और उपासना की तरीका भी अपना हो सकता है कि कोई आप पर दबाव नहीं बना सकता कि आप ऐसे ही उपासना करिए। वो धार्मिक रूल और रेगुलेशन बताने वाले लोग कर सकते हैं, लेकिन कानूनी रूप से कोई आप पर दबाव नहीं बना सकता है। आप जैसे चाहें वैसे उपासना कर सकते हैं। लेकिन हाँ,
जब भी स्वतंत्रता मिलती है तो कुछ जो है उसके साथ रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं। अगर मुझे यह स्वतंत्रता है कि मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने पड़ोसी के घर में रात के 12 बजे घुस जाऊँ। तो उसके कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक स्वतंत्रता है जहाँ तक जो है दूसरे की स्वतंत्रता में जो है कोई बाधा ना आ रही हो। तो अगर विचार की स्वतंत्रता है तो ठीक है, विचार तो अपने दिमाग की बात है, कुछ भी विचार लाइए। लेकिन अगर उस विचार की अभिव्यक्ति करते हैं तो उस विचार की अभिव्यक्ति जो है प्रॉपर सही रूप में होनी चाहिए, न कि किसी अभद्रता के साथ हो, हिंसा के साथ ना हो। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। विश्वास है, अच्छी बात है, किसी भी चीज़ में विश्वास रखिए। धर्म है, सभी धर्म को जो है आप धर्म का पालन कर सकते हैं, जिसकी इच्छा हो उस धर्म को अपनाइए। उपासना की स्वतंत्रता है, जैसे चाहे आप धर्म की या उपासना कर सकते हैं। लेकिन अब अगर किसी धर्म में या किसी उपासना के सिद्धांत में, पुराने किसी रीति रिवाज में अगर बलि प्रथा है कि मनुष्य की बलि दी जाए, बच्चे की बलि दी जाए, इसकी बलि दी जाए, उसकी बलि दी जाए, और हम कहें कि हमारा जो है उपासना की स्वतंत्रता हमें दी गई है, हम जो है इसकी बलि देंगे, तो यह कानूनन जो है अपराध है, यह बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हर चीज़ की स्वतंत्रता है, लेकिन एक सीमा तक, जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता पर हनन न हो। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसको ज़रा समझेंगे। यहाँ पर समता शब्द का प्रयोग किया गया है। समता और समानता में अंतर होता है। समता और समानता में अंतर होता है। समानता का मतलब यह है कि अगर दो व्यक्ति हैं और रेस में दौड़ने वाले हैं, एक व्यक्ति का दोनों पैर सही है, एकदम फिट फाइन है, डेली प्रैक्टिस करता है। एक व्यक्ति जो है उसका एक पैर कटा हुआ है और उसने जो है रबड़ का एक पैर लगा रखा है टेम्परेरी रूप में, और उसी के साथ वह रेस में आ गया है। तो अगर समानता की बात की जाए तो दोनों व्यक्ति को क्या होगा, रेस में खड़ा कर दिया गया, भाई तुम भी दौड़ो, तुम भी दौड़ो, दोनों लोग समान हैं, दोनों लोग भारत के नागरिक हैं, समान अधिकार हैं। लाइन यहाँ खींच दी गई कि आओ भाई पार करो, तो जाहिर सी बात है जिसका दोनों पैर सही है वो पार कर ले जाएगा, जिसका एक पैर खराब है या नहीं है वह कहीं बीच में ही रह जाएगा, यहीं कहीं रह जाएगा। तो यह क्या हुआ, यह अवसर की समानता हुई कि दोनों को समान अवसर दे दिया गया, भाई जिसकी जैसी योग्यता हो वो वैसी उपलब्धि हासिल कर ले। लेकिन जब समता की बात की जाती है तो समता में क्या होता है कि यह दूरी है, दो व्यक्ति हैं, एक का पैर एक व्यक्ति का एक पैर नहीं है और दूसरे व्यक्ति का दोनों पैर है, सही है, बिल्कुल फिट है, सॉरी। तो क्या किया जाए कि जिस व्यक्ति का एक पैर नहीं है उसको थोड़ा यहाँ से दौड़ाया जाए कि तुम यहाँ से शुरू करो, और जिसका दोनों पैर सही है उसको थोड़ा पीछे से शुरू किया जाए। और अब कहा जाए कि यही दूरी तय करनी है, इनको जो है इतनी दूरी तय करनी है, और इनका दोनों पैर सही है इसलिए इतनी दूरी तय करनी है। अब आ जाओ मैदान में। तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, रूल के माध्यम से, रूल रेगुलेशन के माध्यम से जिसका एक पैर सही नहीं है या एक पैर नहीं है उसको थोड़ा सा सपोर्ट दिया गया ताकि कंपटीशन बराबर हो सके। कंपटीशन एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर भी दिखता है कि बराबर है, क्योंकि दो व्यक्तियों को समान दे दिया गया, भाई दो लाइन खींच दिए गए, आप पार कर लीजिए जिसकी जैसी योग्यता हो। लेकिन यहाँ पर किया गया, यहाँ पर न्याय किया गया, यहाँ पर न्याय किया गया। और समता से मतलब यह है कि जिसके पास बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं उसको थोड़ा सा पुशअप करना कि तुम भाई थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, बाकी ये लोग तो ठीक हैं, अब यहीं से फिर रेस शुरू करते हैं, जो ज़्यादा ऊपर चला जाए। तो यह चीज़ हमें सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है, जो नौकरी में या स्कूलों में जो एडमिशन होते हैं उसमें जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, जो आरक्षण का कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग देखते हैं कि हम काफ़ी जो उच्च वर्ग के बच्चे हैं जो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते हैं, उनमें देखने को मिलता है कि यार ये क्यों कम मार्क्स में, ये हम ले आए 40 और मेरा नहीं हुआ, ये ले आए 30 और इनका हो गया। तो रीज़न वही है क्योंकि समता की बात की गई है, समानता नहीं, समता की बात की गई है। यह वर्ग जिसका एक पैर सही नहीं है, पैर सही है, ये थोड़ा सा मतलब संकेत की बात है,
वैसे देखिए कि जो जिन वर्गों को आरक्षण दिया गया है, चाहे वह एसटी हो या एससी हो या ओबीसी हो, तो उनका क्या है, सामाजिक बैकग्राउंड पिछड़ा हुआ है बाकियों की तुलना में। सवर्ण वर्ग की तुलना में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनकी तुलना में इनका क्या है, सामाजिक बैकग्राउंड पिछड़ा हुआ है। सदियों से उनके साथ शोषण हुआ है। और जब इतिहास कभी पढ़ेंगे तो समझेंगे कि कैसे इस वर्ग के साथ बड़ा ही डिस्क्रिमिनेशन किया गया हुआ है। इसलिए यह आरक्षण के माध्यम से इन्हें सपोर्ट किया जाता है कि भाई तुम उठ के थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, यही रीज़न है। इसीलिए क्या है, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए संविधान सभा आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को क्या करती है, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करती है। तो इन तीनों शब्दों को याद रखेंगे। क्या करती है, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करती है। यानी यह किसी और के द्वारा थोपी गई चीज़ नहीं है, यह हम खुद अंगीकृत कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं, अपने ऊपर ही इसको लागू कर रहे हैं और आत्मार्पित कर रहे हैं। तो यह जो है संविधान के जो शब्दावलियाँ हैं उनका अर्थ है। दूसरी बात कि संविधान की प्रस्तावना में और कहाँ से प्रश्न बनता है, तो प्रश्न बनता है, इसको नोट कर लेंगे, यह उद्देश्य हो गया, व्यक्ति की गरिमा भी यह उद्देश्य में आ जाएगा। व्यक्ति की गरिमा यह भी एक उद्देश्य हो गया। एकता, अखंडता, भारत की जो एकता और अखंडता है यह भी उद्देश्य में आ जाएगा। तो यह तीन चीज़ों को ज़रा ध्यान रखेंगे। स्रोत क्या है, भारत के नागरिक, स्वरूप जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। न्याय, उद्देश्य जो है वो तीन तरह के न्याय, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता जो है 5 तरह की स्वतंत्रता, कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता, ये सारी चीज़ें क्या हैं, उद्देश्य हैं, किसके, संविधान के। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ से कई चीज़ें जो हैं पीटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगी। 2-4 बातें और हैं, जान लेते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। एक तथ्य यह है कि प्रस्तावना को जो है उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देशिका क्यों कहते हैं, क्योंकि चचा जी से मतलब यह है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946, ये डेट भी अगर याद हो जाए तो कर लेना चाहिए। वो क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव ले आए थे। ये 13 दिसंबर 1946 को चचा जी यानी जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव ले आए थे संविधान सभा के समक्ष में। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में उद्देशिका अथवा प्रस्तावना का रूप दिया गया। तो यह भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन ले आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। कब लाए थे, 13 दिसंबर 1946 को।
13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव ले आए और वही उद्देश्य प्रस्ताव कहाँ ले आए थे? संविधान सभा के समक्ष। 13 दिसंबर 1946 को प्रधानमंत्री कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव ले आए संविधान सभा के समक्ष, और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर जो है प्रस्तावना का रूप धारण करता है। तो इसलिए संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। तो यह भी एक तथ्य है, इसको नोट करके रखेंगे, यहाँ से भी एक प्रश्न पीटी में बन सकता है। दूसरी एक जगह जो फेमस टॉपिक है जहाँ से प्रश्न उठते रहते हैं वह है संविधान का 42वां संविधान संशोधन। यह हुआ 1976 में। संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। तो 1976 में जब संविधान का 42वां संशोधन हुआ तो उस समय संविधान में जो है 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द कौन कौन से थे? ऊपर से देखिए एक बार। जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। एक बार देखिए जरा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए संविधान सभा आज 26 नवंबर 1949 को क्या होती है? अंगीकृत। संविधान को क्या करती है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करती है। तो यह 3 शब्द जो है कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द मूल संविधान में नहीं थे। यह कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और क्यों जोड़ा गया? क्योंकि 1971 में भारत और सोवियत संघ इनके बीच क्या हुआ? मैत्री स्थापित हुई, जो ट्रीटी की गई थी, मित्रता की संधि जो हुई भारत और सोवियत संघ में, उसी का प्रभाव एक तरह से कह सकते हैं कि 76 में जब संविधान का संशोधन मास स्केल पे संशोधन किया गया। जो 42वां संविधान संशोधन है इसको कभी कभी छोटा संविधान भी कह दिया जाता है। कुछ लेखक इसको जो है मिनी संविधान या लघु संविधान या छोटा संविधान इस नाम से भी बताते हैं कि 42वां क्योंकि इसमें जो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें संविधान का बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे संविधान का संशोधन किया गया। तो उसमें जो है उद्देशिका की अगर बात किया जाए, क्योंकि आज हम लोग प्रस्तावना ही पढ़ रहे हैं, तो अगर केवल प्रस्तावना की बात की जाए तो उसमें यह 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बाकी और संविधान के जो अलग अलग सेगमेंट हैं उसके बारे में जब पढ़ेंगे तब समझेंगे, लेकिन इस सेगमेंट में ये 3 शब्द महत्वपूर्ण है। और ये तीनों शब्द कहाँ से प्रेरित थे? सोवियत संघ के साथ जो हमारा 1971 में जो मैत्री संधि हुई उसी से कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ प्रेरित थी। हमें पता है कि उसके बाद जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश के रूप में नया राष्ट्र सामने आया। तो यह कहीं ना कहीं उस संधि का परिणाम था
क्योंकि समाजवाद जो है वह समाजवाद का जो अगुआ था उस समय वह कौन था? सोवियत संघ। और पंथ निरपेक्षता जो है समाजवाद का एक अनिवार्य तत्व है। वहाँ जो है धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये दोनों चीज़ें सोवियत संघ से साथ बढ़ने वाले संबंधों का परिणाम थी। यह भी एक तथ्य हो गया। अब जरा इस डेट को देख लेते हैं कि जो 26 नवंबर 1949 ये जो डेट है, जिस दिन संविधान को जो है अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया, इसका एक देसी स्वरूप, यानी कि यह डेट जो है यह ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से दिख रहा है, इसका एक देसी स्वरूप भी है। इसको भी याद रखना चाहिए। कभी कभी यह एग्ज़ाम में यह डेट न देकर जो भारत का जो अपना देसी कैलेंडर है उस हिसाब से पूछ लेता है। तो उसमें जो है क्या है, मार्गशीर्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। शुक्ल पक्ष, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। यह क्या है? इसका हिंदी कैलेंडर में जो नाम है वह है, कभी कभी यह नाम, यह डेट ना देकर यह दे देगा विकल्प में, तो हमें लगेगा कि यह क्या आ गया है, क्योंकि हिंदी कैलेंडर से हम लोग का बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रहता है। तो इसको एक बार साफ साफ यहाँ लिख लेते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। इसको भी याद रखेंगे। होगा क्या कि विकल्प में लिख कर आएगा कि संविधान जो है अंगीकृत किया गया, और 4 विकल्प दे देगा ऐसे, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी, ये जो सही वाला विकल्प है। कहीं किसी में बदल के जो है अष्टमी दे दिया, 2000 की जगह यहाँ 5000 कर दिया कि संवत 5006 विक्रमी। तो हमें क्या है, सही विकल्प को चुनना है। तो इसलिए इस चीज़ को भी याद रखना होगा, क्योंकि ये हमारे डेली यूज में नहीं रहता है, इसलिए इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन अगर 2-4 बार पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो याद हो जाएगा कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को जो है संविधान क्या हुआ, अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ, आत्मार्पित हुआ। तो प्रस्तावना के संदर्भ में यह हमारी आज की पीटी आधारित कक्षा है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ पीटी के ही संदर्भ थे, कितना भी बचें जो है कॉन्सेप्ट की तरफ थोड़ा सा आदमी बढ़ ही जाता है, तो मेंस के भी कुछ चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं। हालांकि केवल अगर मेंस की बात की जाए तो इसमें एक एक शब्द के अपने अपने मायने हैं, और उसको डिटेल में बताने में काफ़ी लंबा बन सकता है, लेकिन काम भर की चीज़ें हम लोगों ने जान ली हैं। और पीटी के लिए तो हमने आवश्यकता से अधिक इसमें जान लिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि हमें प्रस्तावना जो है
वह कंठस्थ हो जाए। अगर प्रस्तावना कंठस्थ है तो कहीं से भी घुमा कर, जैसे अभी बता रहे थे कि वो संख्या एक बार जो है पीसीएस में संख्या पूछ लिया था, तो अगर हमें याद है तो संख्या पूछे या कुछ भी पूछे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी अगर मान लीजिए पूछ लेता है कि न्याय में यह 3 तरह के न्याय हैं, कोई चौथा एक डाल दे कि यह भी है कि नहीं है, तो हमें पता है कि 3 ही तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और अगर स्वतंत्रता की बात की जाए तो जैसे 5 स्वतंत्रताएं हैं, उसमें विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 चीज़ें हैं। इन पाँच में से 4 चीज़ें दें और एक गायब कर दे, या ऐसा भी हो सकता है कि 3 इन में से दे और एक कोई अलग रख दे, दूसरी चीज़ रख दे। तो जब वो रख दे और फिर पूछे कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो हमें क्या होगा, अगर हमें ये प्रस्तावना याद है, कंठस्थ है अच्छे से, और कंठस्थ करने का तरीका यही है कि इसको एक बार ध्यान से 3-4 बार पढ़ के और 2-3 बार लिख लीजिए। अगर यह प्रस्तावना अच्छे से याद है तो फिर हमें विकल्प चुनने में, एमसीक्यू को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी जो इधर उधर की 1-2 चीज़ें जो तथ्यात्मक हैं उनको जान लिया हमने। इन 3 शब्दों को याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो कौन कौन से शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया वो भी थोड़ा सा हमने बता दिया कि उसमें थोड़ा सा सोवियत संघ के साथ हमारे जो संबंध थे उसका थोड़ा सा असर था, इसलिए ऐसा किया गया। तो अब अगर मेंस की तरफ जाएंगे तो फिर वही एक प्रश्न उठ जाएगा, डाउट आएगा कि जब हम अपने आप को यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कह रहे हैं, तो यहाँ पर सोवियत संघ से प्रभावित होकर हमने यह चीज़ें क्यों कर दी। तो बात वही है कि प्रभावित होकर कर दी, लेकिन निर्णय हमारा किसका है, निर्णय हमारा अपना है, हमारे देश की अपनी सरकार का निर्णय है, या किसी के दबाव में आकर ऐसा नहीं किया गया है। अगर हमें ये चीज़ अच्छी लगी कि हाँ समाजवाद एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, और भले ही सोवियत संघ में उसको किस रूप में लागू किया गया वो बाहर की बातें हैं, वो वर्ल्ड हिस्ट्री कभी पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि कैसे सोवियत संघ में समाजवाद आया और उसके क्या परिणाम हुए, जो अच्छा होते होते कैसे बुरे की तरफ बढ़ गए, तो उसको बाद में पढ़ेंगे। लेकिन समाजवाद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें तो कोई बुराई है नहीं, पंथ निरपेक्षता का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें भी कोई बुराई नहीं है, और अखंडता की बात है तो वह तो कोई भी राष्ट्र हो वह अपने भूखंड को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, वह अखंड ही मानेगा और अखंडता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करेगा। कभी भी अपने भूभाग का एक भी इंच कहीं इधर उधर जाने की दशा में वह राष्ट्र क्या होगा, अपने आप को नीचा महसूस करेगा। इसलिए जैसे अजीत डोभाल सर का एक स्टेटमेंट है कि राष्ट्र वही है जो अपनी सुरक्षा कर पाए। तो अपनी सुरक्षा से मतलब यह है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा कर पाए, अपने संसाधनों की सुरक्षा कर पाए, और अपने भूखंड जो हमारा है, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, दूर हो, नज़दीक हो, चाहे वह उपजाऊ हो, बंजर हो, जैसा भी हो, रेत हो, पहाड़ हो, जैसा भी है, अगर वो हमारा भूखंड है तो उसकी रक्षा हमें करनी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर राज्य व्यवस्था के ही अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।